मैंने डी फॉस्टर का पता अच्छी तरह ज़हन नशीन करने के बाद वहां से वापसी का फैसला कर लिया। पिस्तौल साथ रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उस पर से उंगलियों के निशानात साफ किए और उसे वहीं एक तरफ डाल दिया। पिस्तौल फेंकने के बाद मैं कमरे पर एक तायराना निगाह डालता हुआ बाहर निकल आया। बाहर मर्सिडीज उसी तरह खड़ी थी, मगर मेरे लिए बेमसरफ थी। उसे इस्तेमाल करना खतरात को दावत देने के मुतरादिफ था। चुनाचे मैं वहां से पैदल ही चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद टैक्सी मिल सकी और मैं टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने सुकून की एक गहरी सांस ली और इत्मीनान से पैर फैलाकर बैठ गया। वाकयात इतनी बरक रफ्तारी से पेश आए थे कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका था। एल्जे का मारा जाना ही बेहतर था। मुझे यकीन था कि तहजीब उसकी नजरों में आ चुकी थी और महज एल्जे के किसी आदमी की गलती से बच निकली थी और उसकी जगह एक बेगुनाह लड़की मारिया वक्ती तौर पर फंस गई थी। अगर एल्जे जिंदा बच गया होता तो जल्द या बदेर वो दोबारा मुझ तक जरूर पहुंच जाता, बल्कि तहजीब भी मुस्तकिलन खतरे में रहती। मुझे तहजीब का वो हुलिया याद आया जिसमें वो मुझे होटल बॉन में मिली थी। बिलाशुबा वो बेहद ज़हीन थी और उसे काम करने का सलीका भी था, लेकिन मैं हुनूज इस बात से नावाकिफ था कि वो किन खतूत पर काम कर रही है। एल्जे फोरे तक बहरहाल वो मुझसे पहले पहुंच चुकी थी और इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सही खतूत पर काम कर रही है। इन तमाम बातों से बढ़कर मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये था कि एल्जे फोरे को हमारे बारे में मालूम कैसे हो गया। ये बात इंतहाई तशवीशनाक और मुस्तकिल उलझन का बायस थी कि उसे हमारे बारे में किस जरिए से इत्तला मिली। अगर एल्जे फोरे मशरकी जर्मनी में हमारी आमद के मकसद से वाकिफ हो सकता है तो और लोगों के इल्म में भी ये बात आ सकती है। मैं और तहजीब जिस मिशन पर निकले थे उसमें राजदारी बुनियादी अहमियत रखती थी, जिससे हम महरूम हो चुके थे। कुछ लोग हमारे मिशन से वाकिफ हो चुके थे। मेरा जहन मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। तहजीब की क़याम गाह के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था, वरना मैं इस नई सूरत हाल पर उससे ज़रूर मशवरा तलब करता। मुझे ये इत्मीनान ज़रूर था कि तहजीब ख़राब हालात में भी अपना दिफा कर सकती है और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अपने तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करूं। मेरे होंठों पर यह सोच कर मुस्कुराहट उभर आई कि मैं तहजीब की तरफ से सिर्फ इसलिए फिक्रमंद हूं कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे माशरे से है जिसमें औरत के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार मर्द होता है, वरना दर हकीकत तहजीब को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वो अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद थीं। तहजीब से जस्त लगा कर मेरे ख्यालात की रॉ फिर डी फॉस्टर की तरफ पहुंच गई। मुझे पता तो मालूम हो गया था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि एवरग्रीन क्या चीज़ है और कहाँ वाक़ है। अब मुझे उसके बारे में मालूम करना था। उसके बगैर मैं डी फॉस्टर तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने दिल ही दिल में पता दोहराया जो मुझे एल्जे फोरे से हासिल हुआ था, एवरग्रीन हट नंबर 17। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या एल्जे फोरे ने मुझे सही पता बताया है। ये इम्कान बहुत कम था कि उसने गलत बयानी की होगी, लेकिन बहरहाल गलत बयानी के इम्कान को यकसर मुस्तरद भी किया नहीं जा सकता था। एल्जे फोरे जराइम पेशा ज़हनियत का मालिक शख्स था और ऐसे लोगों से किसी भी वक्त किसी भी किस्म की हरकत की तवक्को की जा सकती है। एवरग्रीन के बारे में मालूमात हासिल करने से पता चला कि वो टीयर गार्डन से बाईं समत एक निवाही इलाका है जिसे तफरीही मकाम की हैसियत हासिल है। वसी और सरसब्ज मैदानों पर मुहित उस इलाके में कैंपिंग भी होती है। एल्बॉन के पहाड़ों से गिरते हुए आबशार एक तेज रफ्तार नदी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। मुझे उस इलाके की जोग्राफियाई पोजीशन से कतन दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो अपने काम की तकमील करनी थी। ताहम चंद बातें ऐसी थीं जो मेरे लिए उलझन का बायस थीं और जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। डी फॉस्टर को हारूत राबील के पास से फरार हुए काफी वक्त गुजर चुका था। क्या वजह थी कि उसने अब तक उस फॉर्मूले का सौदा किसी मुल्क से नहीं किया था। होना तो ये चाहिए था कि वो जल्द से जल्द इस काम को तकमील तक पहुंचाकर इस मोहलक फॉर्मूले से अपनी जान छुड़ा लेता, जिसकी मौजूदगी में उसकी जान को हर वक्त खतरा लाहक था। इस मौजू पर इब्तिदा में तहजीब से कुछ गुफ्तगू हुई भी थी, मगर वो भी इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे पाई थी। मैंने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बहुत ज़हनी वर्जिश की, लेकिन कोई हतमी नतीजा अखज़ न कर सका। जाहिर है असल वजह से तो खुद डी फॉस्टर ही वाकिफ था, लेकिन यह बात यकीनी थी कि वो शिमरी खानदान की बेहतरी चाहता है। इसी वजह से वो फार्मूला लेकर फरार हुआ था, वरना महज अपनी ज़ात के लिए उसे इतनी खतरनाक हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े ख़ानदान की माली मुआवनत के इरादे से ये हरकत की थी। इसलिए ये बात भी तयशुदा थी कि उसे बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत रही होगी। उसका महवर सिर्फ उसकी अपनी ज़ात ही होती तो उसे फार्मूला फ़रोख्त करने के लिए इतना तवील अरसा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، لہٰذا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس نے خود مختلف ممالک اور ان کے ایجنٹوں سے سودے بازی کرنے کے لیے رابطہ قائم کیا ہوگا۔ اس کام کے لیے اسے لامحالہ دوسرے افراد کی ضرورت پڑی ہوگی، ایسے لوگ جو اس کی طرف سے یہ کام کر سکیں اور خود وہ سکون سے کسی جگہ روپوش رہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ڈی فاسٹر کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اسے ایلزے فورے جیسے لوگ میسر تھے۔ ایلزے فورے کی وجہ سے ڈی فاسٹر کا کام آسان ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی شمری خاندان سے ہی تھا، اور وہ ڈی فاسٹر کے برعکس مجرمانہ فطرت کا بھی مالک تھا۔ وہ مجھے جس چالاکی سے پھانس کر اپنی رہائش گاہ پر لے گیا تھا وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ بات البتہ مانی جا سکتی تھی کہ وہ اس پائے کا جرائم پیشہ نہ ہو جو غیر ملکی ایجنٹوں سے سودے بازی کر سکے، تاہم ڈی فاسٹر کی بنسبت وہ اس کام کو بہت آسانی سے کر سکتا تھا۔ میں نے خیالات کی جلغار سے چھٹکارا حاصل کیا اور سکون سے سو گیا۔ اتنی رات گئے ایور گرین کی تلاش میں نکلنا مناسب نہیں تھا۔ اگلے روز صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں دوبارہ اپنے مشن پر نکل کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے ہوٹل کی معرفت ایک کرائے کی کار حاصل کی جو بڑی آسانی سے مل گئی۔ ایور گرین کے علاقے کا محل وقوع میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور یہ بات طے تھی کہ وہاں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تہذیب کا خیال بار بار دل میں آتا تھا، لیکن یہ بھی اچھا ہی تھا کہ ہم دونوں الگ الگ کام کر رہے تھے۔ اس طرح کامیابی کے امکانات بڑھ گئے تھے۔ ایور گرین کا علاقہ واقعی قابل دید تھا۔ تحت نگاہ سرسبزی و شادابی نظر آ رہی تھی، جسے شفاف پانی کی ایک ندی قطع کرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ندی کے دونوں کناروں پر حسین مکانات سے بنے ہوئے تھے جو بلندی سے دیکھنے پر سبز قالین پر بکھرے ہوئے خوشنما کھلونے معلوم ہوتے تھے۔ اسی وسیع و عریض قطعے میں سرسبز گھاس ہوا کے دوش پر لہلہا رہی تھی۔ موسم بہت حسین تھا، مگر مجھے اس حسین موسم سے صرف نظر کر کے ایک بہت مشکل کام سر انجام دینا تھا۔ ہٹ نمبر 17 کو تلاش کرنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی۔ وہ گہرے سبز رنگ کا ہٹ تھا جس کے کناروں پر سرخ حاشیے دکھائی دے رہے تھے۔ سرخی رنگ سے اس پر 17 نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ بھیڑ بھاڑ تو نہیں تھی، مگر اکا دکا لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہٹ البتہ سارے ہی آباد معلوم ہوتے تھے۔ ان کے نزدیک سے گزرتے ہوئے مترنم نسوانی قہقہے اور سسکاریاں سنائی دیتی رہیں، ایسی جذباتی سسکاریاں جنہیں سن کر دماغ پراگندہ ہو جائے۔ بالآخر میں ہٹ نمبر 17 کے قریب پہنچ گیا۔ شمری خاندان کے لوگوں کو یقین تھا کہ ڈی فاسٹر ان کے لیے ایک عظیم منصوبہ لے کر آیا ہے، اور اسی بنا پر وہ ڈی فاسٹر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا اندازہ ایلزے فورے سے ہی ہو جاتا تھا، لہٰذا محتاط رہنا بہت ضروری تھا۔ میں ہٹ کے سامنے سے گزرتا چلا گیا اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر ہٹ کے عقب میں پہنچ گیا۔ عقبی سمت سے ہٹ میں کوئی داخلی دروازہ نہیں تھا، گویا ہٹ میں صرف سامنے سے ہی داخل ہوا جا سکتا تھا۔ عقب میں کھڑکی ضرور تھی، مگر وہ ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی گزر سکے۔ میں نے ہٹ سے دور ایک مناسب جگہ کار روک دی اور پیدل ہٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ راہگیروں میں سے کسی کے بارے میں یہ کہنا ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کا تعلق ڈی فاسٹر یا ہٹ نمبر 17 سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں نوجوان جوڑے بھی نظر آ رہے تھے جو سب کے سب تفریحات میں مگن تھے۔ ایسا کوئی شخص نظر نہ آ سکا جو خصوصیت سے ہٹ کی طرف متوجہ رہا ہو۔ ہٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں رک گیا۔ ہٹ بہت حسین اور سٹائلش تھا۔ میں نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا۔ جیب میں پستول موجود تھا جس کا اس مہم کے لیے میں نے خاص طور پر بندوبست کیا تھا۔ میں نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور غالباً گھنٹی ابھی پوری طرح بجی بھی نہیں تھی کہ ہٹ کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک دبلا پتلا شخص نظر آیا۔ اس کا چہرہ ستا سا تھا اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور پھر سر خم کر کے نہایت نرم لہجے میں بولا، جناب عالی۔ میں نے فوراً جواب دیا، مجھے مسٹر ڈی فاسٹر سے ملنا ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہٹ میں سے کوئی اس طرح سامنے آ جائے گا۔ اس نے ایک بار پھر تعظیمی انداز میں سرخم کیا اور اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تشریف لائیے جناب۔ اس انداز کی پذیرائی بڑی غیر متوقع تھی۔ میں اندر داخل ہونے سے جھجک رہا تھا، مگر اب اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ شخص مؤدبانہ انداز میں میری رہنمائی کرتا ہوا مجھے ہٹ کے ایک بغلی حصے میں لے گیا جہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، آپ تشریف رکھیے جناب، میں انہیں مطلع کرتا ہوں۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک مختصر سا ڈرائنگ روم تھا جس میں 2 صوفے پڑے ہوئے تھے۔ یہی اس کمرے کی کل آرائش تھی۔ وہ شخص غالباً ڈی فاسٹر کو اطلاع کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈی فاسٹر سے ملنا اتنا آسان ہوگا۔ اس شخص نے کسی رد و قد کے بغیر مجھے ڈی فاسٹر سے ملانے کی حامی بھر لی۔
जिससे अंदाजा होता था कि उन लोगों के ख्याल में ये हट बहुत महफूज था और यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की रसाई मुमकिन होगी जिनकी यहाँ आमद से कोई खतरा न हो। डी फॉस्टर का मुलाजिम मुझे उन्हीं लोगों में से एक समझा होगा। इंतजार करते हुए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट गुजर गए। किसी को यूं बिठाकर गायब हो जाना न समझ में आने वाली बात थी। फिर अचानक एक ख्याल बिजली के कौंधे की तरह मेरे जहन में लपका। मैंने कॉल बेल के बटन पर उंगली रखी ही थी कि उस शख्स ने दरवाजा खोल दिया। गोया वो घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने नहीं आया था, बल्कि वो पहले ही से दरवाजे पर मौजूद था और दरवाजा खोलकर कहीं बाहर जा रहा होगा। मुझे देखकर उसने मौदबाना अंदाज इख्तियार कर लिया, यानी वो मुलाजिम नहीं था, बल्कि उसने मुझे ये तासुर दिया था जैसे वो मुलाजिम हो। मैं उछलकर सोफे से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ लपका। मुझे शुबा था कि कहीं दरवाजा बाहर से न बंद कर दिया गया हो, मगर ऐसी बात नहीं थी। हैंडल घुमाने पर दरवाजा खुल गया। मैं हट के मुख्तसर से कॉरिडोर में निकल आया। इस दरवाजे के अलावा वहाँ 2 मजीद दरवाजे नजर आ रहे थे जो दोनों के दोनों बंद थे। हट में दाखिल होने वाला दरवाजा भी बंद था और उस मुलाजिम का कहीं पता नहीं था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पहले दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। मैंने खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर निगाह दौड़ाई। खिड़कियों के पर्दे खिंचे हुए होने के बायस कमरे में मलकजा उजाला था। एक लंबी डाइनिंग टेबल के गिर्द 4 अफराद बैठे थे। अंदाज ऐसा था जैसे किसी अहम गुफ्तगू में मसरूफ हों। उनमें से किसी ने भी कमरे का दरवाजा खुलने का नोटिस न लिया। मुझे इस पर सख्त हैरत हुई, लेकिन फिर मुझे ये एहसास भी हुआ कि उनमें से किसी के भी बातें करने की आवाज नहीं आ रही। मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गया और दीवार पर स्विच बोर्ड तलाश करके कमरे में तेज रोशनी कर दी। फिर पहली ही निगाह में मुझे अंदाजा हो गया कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। वो किसी बुत की तरह साकित और जामिद बैठे रह गए थे। गालिबन मौत उन पर इतनी तेजी से हमलावर हुई थी कि उन्हें अपनी जगह से हिलने तक की मोहलत न मिल सकी। मैं उनके नजदीक चला गया। कमरे में उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। उन चारों की आंखें खुली हुई थीं और उनसे कर्बनाक वहशत जाहिर हो रही थी। मेरे आसाब झंझना कर रह गए। माहौल अचानक ही बेहद पुरअसरार हो गया था। मैं ये अंदाजा भी न लगा सकता था कि उन्हें मरे हुए कितनी देर हो चुकी है, लेकिन ये बात यकीनी थी कि वो हट मेरे लिए इंतहाई गैर महफूज हो गया था। वो शख्स जो मुझे वहां बिठाकर गायब हो गया था, उसे काफी वक्त मिल गया था। उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो कौन है। अगर उसने किसी को मेरे बारे में मुत्तला ही कर दिया हो, तब भी वो हट मेरे लिए बेहद मखदूश था। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि वहां से भाग निकलूं, लेकिन मैंने सख्ती से खुद को रोक लिया। खतरे में तो मैं घिर ही चुका था। वहां से ऐसे ही वापस चला जाता तो ये और भी बुरा होता, लेकिन मैं तो वहां डी फॉस्टर की तलाश में आया था। दफतन मेरे जहन में ख्याल उभरा कि जो शख्स मुझे जुल देकर निकल गया है, कहीं वो डी फॉस्टर ही तो नहीं था। मैंने चंद लम्हे अपने जहन में उभरने वाले इस इम्कान का तज्जिया किया और फिर उसे रद्द कर दिया। वो दुबला पतला दराज कामत शख्स डी फॉस्टर नहीं हो सकता था। ओशील मिकाइल ने हमें डी फॉस्टर की जो तस्वीर दी थी और उसके बारे में जो मालूमात फराहम की थी, वो शख्स उन पर किसी भी तरह पूरा नहीं उतरता था। मेकअप का भी इम्कान नहीं था, इसलिए कि मेकअप से कोई इस हद तक तब्दील नहीं हो सकता। मेरे सामने मेज के गिर्द चारों मुर्दा अशखास में से भी कोई डी फॉस्टर नहीं हो सकता था। उन चारों की कौमियतें उनके बुशरों से अयां थीं। वो चारों ही रूसी थे और डी फॉस्टर जाहिर है कि रूसी नहीं था और ना ही उसे किसी रूसी का मेकअप करने की जरूरत थी। लेकिन सवाल ये था कि वो चारों रूसी वहां पहुंचे कैसे थे। एल्जेफोरे ने तो बताया था कि डी फॉस्टर की जाए क़याम पोशीदा है। उसने मुझे भी बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता बताया था। और फिर वो मर कैसे गए? उनके जिस्मों पर तशद्दुद की कोई अलामत मौजूद नहीं थी। खून का एक कतरा भी उनके जिस्म से नहीं बहा था। फिर वो कैसे मर गए? मेरी निगाह मेज पर रखे हुए शराब के जामों पर पड़ी। मेज पर शराब के 5 जाम मौजूद थे और यूं महसूस होता था जैसे किसी ने भी उन जामों से शराब नहीं पी। लेकिन जब आदमी 4 थे तो शराब के 5 जाम क्यों थे? इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था कि वो 5वां जाम उस शख्स के लिए था जो मुझे जुल देकर वहां से निकल गया था। उन लोगों की पुरअसरार हलाकत के बारे में मैं इसके सिवा कोई अंदाजा नहीं लगा सका था कि उन्हें जहर के जरिए हलाक किया गया होगा, किसी इंतहाई सरीउल असर जहर के जरिए। मुमकिन है उनके सामने मौजूद शराब के गिलासों में दुनिया का सरीउल असर जहर पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ हो, जिसका एक ही कतरा किसी को पलक झपकते में मौत के घाट उतार देता है। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था। अपने अंदाजे की तस्दीक करने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मेरे पास वक्त बहुत महदूद था, इसलिए मैंने उन चारों को वहीं छोड़ा और उस कमरे से निकल आया। अब मेरा रुख दूसरे कमरे की तरफ था। दूसरा कमरा ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था और वहाँ ज्यादा सामान भी नहीं था।
मुझे उस सामान की तलाशी लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मगर वहाँ से ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हो सकी जिससे डी फॉस्टर के बारे में भी कुछ पता चलता। उस कमरे से मायूस होकर मैंने हट का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर वहाँ और कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। कोई ऐसी चीज़ तक नहीं मिल सकी जिससे कम से कम इतना ही साबित हो जाता कि डी फॉस्टर का इस हट से किसी किस्म का ताल्लुक भी होगा। मैंने बड़ी मायूसी के आलम में सोचा, ये भी तो मुमकिन है कि एल्जे फॉरे ने मुझसे गलत बयानी की हो और उस हट से डी फॉस्टर का कोई ताल्लुक ही ना हो, बल्कि वहाँ रूसी ही रहते हों। मैं मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर वापस उसी कमरे में आ गया और उन चारों रूसियों की जामा तलाशी ले डाली। उनमें से 3 के पास से उनके शनाख्ती कागजात बरामद हुए, जिनसे जाहिर होता था कि उनका ताल्लुक KGB से है। ये बात बायसे हैरत थी कि उन्हें हलाक करने वाले ने उनके कागजात गायब करके उन्हें नाकाबिल शनाख्त बनाने की कोशिश क्यों नहीं की। ताहम वो कागजात मेरे लिए तो बेमसरफी थे। चुनाचे मैंने उन्हें वापस उन्हीं की जेबों में ठूस दिया और वहां से वापसी के लिए पलट गया। हट का दाखिली दरवाजा खोलकर मैंने बाहर का जायजा लिया। लोग बदस्तूर तफरीहात में मगन थे, किसी ने हट की तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने हट से बाहर निकलकर दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। बाहर निकलकर मैंने एक बार फिर दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मेरी निगाह एक कार पर पड़ी जो अभी अभी इस इलाके में दाखिल हुई थी। न जाने क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कार हट की तरफ ही आ रही हो। मैं बहुत तेजी से हरकत में आया और वहां से हट गया, लेकिन एक और हट की आड़ में रुककर जायजा लेने लगा। कार उसी हट के पहलू में आकर रुकी और उसमें से 2 अफराद उतरकर हट में दाखिल हो गए। बाकी अफराद कार में ही बैठे रहे। मैं अंदाजा न लगा सका कि उन लोगों का ताल्लुक किस मुल्क से हो सकता है। अब मेरा वहां रुकना बेकार था, चुनाचे मैं वापस उस जानिब चल पड़ा जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। कार स्टार्ट करके मैं एवरग्रीन से आगे चल पड़ा। वहां चारों तरफ खेत बिखरे हुए थे, जिनके दरमियान पक्की सड़कें नजर आ रही थीं। कहीं कहीं छोटे छोटे खूबसूरत मकानात भी थे जो यकीनन किसानों के ही रहे होंगे। मैं खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ उस सड़क पर पहुंच गया जो बल खाती हुई पहाड़ी के ऊपर जा रही थी। मैं एहतियात से ड्राइविंग करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मैंने अकबनुमा आईने में उसी कार को देखा जो कुछ ही देर कबल हट के सामने रुकती नजर आई थी। उस कार को देखते ही खतरे का एहसास मेरे जहन में कुलबुलाने लगा। यकीनन कोई ऐसी गलती मुझसे जरूर सरजद हुई थी जिसकी बिना पर वो लोग मेरे पीछे लग गए थे। इब्तिदा में तो कार की रफ्तार सुस्त थी, वो लोग फासले से मेरा ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन कुछ आगे जाकर जब सड़क तंग होना शुरू हुई तो उसकी रफ्तार में इजाफा होता गया। ऐसा मालूम होता था कि वो लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दफतन अकबी कार से एक फायर हुआ और गोली कार की छत से टकराई। उसके फौरन बाद दूसरा फायर हुआ। ये गोली ड्राइविंग सीट के बराबर वाले दरवाजे पर लगी। मैंने कार की रफ्तार में इजाफा कर दिया, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं था क्योंकि पिछली कार की रफ्तार भी बढ़ गई थी। दरमियानी फासले में इजाफा नहीं हो सका था, लेकिन इतना जरूर हुआ कि फायरिंग वक्ती तौर पर रुक गई। सड़क और भी तंग हो गई थी और उस पर जल्दी जल्दी मोड़ आ रहे थे, इसलिए पिछली कार वालों को फायर करने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मोड़ खत्म हो गए और काफी दूर तक सीधी सड़क नजर आने लगी। उसी वक्त मैंने बहुत तेजी से एक फैसला किया। उन लोगों के साथ ज्यादा देर आंख मचोली नहीं खेली जा सकती थी। बेहतर यही था कि उनसे खुलकर मुकाबला कर लिया जाता। चुनाचे मैंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और उसे किनारे लगाकर खुद नीचे उतर आया और पिस्तौल निकालकर हाथ में ले लिया। शायद आधे मिनट के अंदर अंदर पिछली कार ने मोड़ काटा और जैसे ही वो सामने आई मैंने उसके अगले पहियों में से एक को निशाना बनाया। मुझे अंदाजा ना हो सका कि वजह क्या थी, लेकिन मेरा निशाना खता हो गया था। मैंने तेजी से दूसरा फायर किया। इस बार मैंने विंडशील्ड को निशाना बनाया था। कार का सामने का शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन उसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया और रुख तो पहले ही मेरी तरफ हो गया था। मेरे पास तीसरा फायर करने का वक्त नहीं था। कार मेरे ऊपर चढ़ती चली आ रही थी। मजबूरन मुझे नशेब में छलांग लगाना पड़ी। पहाड़ी ढलवान पर नन्ही नन्ही खुदरौ झाड़ियां उगी हुई थीं, उनमें से बाज खारदार भी थीं। मैं उनसे उलझता हुआ लुढ़कता चला गया। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा था। मेरे एक हाथ में पिस्तौल था जिसे मैं किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहता था। दूसरे हाथ से मैं किसी झाड़ी को पकड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे अब मैं संभल नहीं सकूंगा और किसी गहरी खाई में ही जाकर रुकूंगा। लेकिन फिर कुदरत को मुझ पर रहम आ गया और मेरी राह में एक बड़ी झाड़ी मज़ाहिम हो गई। मेरे जिस्म को शदीद झटका लगा, लेकिन मैंने शदीद जिद्दोजहद करके अपने हवास बहाल रखे।